दोस्तों अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा। वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि क्वेश्चंस को लगाने में आसानी होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके तीनों कोनों पे क्यू 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 करके 3 चार्जेस रखे हुए हैं। एक यहाँ पे क्यू है, एक यहाँ पे क्यू है, एक यहाँ पे क्यू है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था कि तीनों चार्जेस में से एक एक पे कितना फोर्स बाकी तो चार्जेस लगा रहे हैं। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है कि इस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे मतलब ट्रायंगल के मिड पॉइंट पे एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया है और अब पूछ रहा है कि इस कैपिटल क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये पूछ रहा है ये इस क्वेश्चन में। तो इसको अब देखिए सिंपल सी बात है, अपना कंसेप्ट वही रहेगा कि किसी भी चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को ले लेंगे और डायरेक्शन पता कर लेंगे चार्जेस के साइन के थ्रू। तो इस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, सेंटर वाले पे कैपिटल क्यू पे, इस पे जो ए पे रखा हुआ वो लगाएगा फोर्स। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इस साइड में जाएगी, जिसको हम लोग F1 मान लेते हैं। जो बी पे रखा हुआ होगा वो फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इस लाइन के अलॉन्ग होगी अपोजिट साइड में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सन होगा, तो इसको F2 मान लेते हैं। और जो सी पे रखा हुआ चार्ज वो भी फोर्स लगाएगा, वो भी इस लाइन के अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी क्योंकि वो भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसको F3 मान ले रहे हैं। तो इन तीनों को F1 F2 F3 इस पर 3 फोर्स लगेंगे। तो हमने ये अपने कूलम्स लॉ से फोर्स की डायरेक्शन तो जान ली। अब हमको फोर्स की वैल्यू निकालनी, तो वो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि हमको वेक्टर का इसमें काम आएगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखा होगा। तो इसमें ट्रायंगल की इसने साइड पहले से दे रखी है कि ये साइड L है, ए बी साइड L है, ए बी साइड L है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है कि फार्मूला लिख लेना है कूलम्स लॉ का। तो फोर्स इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया आपका फार्मूला। इसमें R क्या था, इसमें R था दो चार्जों के बीच में दूरी, और Q1 और Q2 क्या थे, जिन दो चार्ज के बीच में उनको फोर्स निकालने वो चार्ज थे। तो इसमें देखिए एक आपका मान लीजिए कि Q1 कैपिटल Q है और Q2 Q है, क्योंकि Q2 बदलता रहेगा हर तीनों बार में, तो Q2 Q ही रहेगा और Q1 आपका सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में कैपिटल Q है। तो ये तो आपका बेसिक सी चीज़ें होंगी, इसमें कोई मतलब नहीं। अब तीसरा अपने को देखना है कि ये R कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये R पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये एक आपकी एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये ट्रायंगल का सेंटर है और ट्रायंगल का सेंटर है तो तीनों कॉर्नर से उसकी दूरी सेम होगी। अब इस डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको अभी यहाँ पे L दिया हुआ, अभी L की वैल्यू कभी दे देगा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे करके कोई वैल्यू दे देगा। तो इसकी आपको इसकी R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका हम यहाँ पे देख लेते हैं अगले पेज पे। फिर से एक बार ट्रायंगल बना रहे हैं, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें हमने ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर वाली लाइन हमने फिर से इसको ड्रॉ कर दी, सेंटर वाली लाइन हमने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दी। यहाँ पे कितना एक एंगल बना रहा है, ये एंगल राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि बीच में ये अपना सेंटर था, और एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी जो हमें चाहिए थी, ये R थी, यही तो R थी, ये R मान ले, ये R मान ले, कोई भी R मान ले। तो हमने इसको सेफली इसलिए किया है कि इस पर थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। अब ये बताइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, थीटा है तो कितना होगा ये थीटा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों इसके एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री की। अब ये अब सेंटर पे जा रही जो लाइन, तो वो एंगल को दो भागों में बराबर बराबर बांटेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी जो हमें चाहिए, इसकी हो गई 30 डिग्री, ठीक है। अब सिंपल सा अपना ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला हमने बहुत बार पढ़ा था। इसमें फार्मूले में क्या है, सिंपल सी बात है कि आपका साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों को कैसे निकालते हैं वो पता किया था। तो साइन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा आपका था बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा आपका था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इस वाले की वैल्यू चाहिए, इस R की वैल्यू चाहिए। अपने को पता क्या है, ये पूरी साइड अगर L थी तो हो जाएगी L/2, आधे पे हो जाएगी, ये पता है अपने को, ये चाहिए और ये एंगल पता है। तो इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है, हाइपोटेनस और बेस का। इसका बता रहा है आपका बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा लगा देंगे। तो कॉस
30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस आपका ये L/2 अपॉन हाइपोटेनस R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी L/2 और यहाँ नीचे आ जाएगा cos 30। अब cos 30 की वैल्यू, अब देखिए सारी वैल्यूज़ आपको जो सिंपल से वो आपको याद कर लेनी चाहिए। तो उसके लिए एक टेबल होती है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इधर लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इधर वैल्यू लिख लेते हैं साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। इसका ठीक उल्टा हो जाता है कॉस थीटा में। कॉस थीटा में 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की वैल्यू √3/2 हो जाती है, 45 की सेम रहती है 1/√2 और 60 को 1/2 और इधर 90 का 0। अब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो इधर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये आपका 1/√3 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 और ये 1/0 अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड हो गया आपका। तो ये तीनों वैल्यूज याद कर लेते हैं। यहाँ से cos 30 की वैल्यू अपने क्या मिल गई, cos 30 की वैल्यू मिल गई √3/2। ठीक, तो यहाँ से इस पे वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, cos 30 मतलब √3/2 इज इक्वल टू आपका यहाँ से आ गया बेस अपन हाइपोटेनस L/2 अपॉन R इज इक्वल टू L/2 अपॉन R। तो 2 से 2 कट गया तो R इज इक्वल टू हो गया L/√3 आपका। यहाँ पे सिंपल से ऐसे निकाल देते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स में सपोज कर लिए कि फिजिक्स का सिर्फ 30%, बाकी 70% आपका मैथ्स आती है। उसमें कंसेप्ट एक बार समझ जाएंगे, अब उसके बाद अगर आपको मैथ्स आती है तो उसको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, अगर मैथ्स नहीं आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार अपने। यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया हमने और हमारे पास यहाँ पे 3 फोर्सेस थी इस सेंटर पे, एक F1 इधर जा रही थी और एक F2 इधर आ रही थी और एक F3 इधर जा रही थी। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के बीच का एंगल कितना होगा आपको देखना पड़ेगा, वो भी, क्योंकि इसका रिजल्टेंट निकालना अभी हमने वेक्टर सीखा है तुरंत ही, तो वो भी देख लेते हैं अभी। तो फिर इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। फिर देखिए F1, F2, F3 तीनों के बीच का एंगल अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कितना कितना आएगा, इधर 90 हो गया, इधर 30 हो गया, मतलब 120, 120, 120 तीनों के बीच का एंगल आएगा। अब इसका वैल्यू रिजल्टेंट निकालेंगे आप, तो देखिए F1, F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ऐसे ही अगर इन दोनों का निकालेंगे इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब आप एक बार इसको अगर तीनों को सॉल्व करके देखेंगे तो, क्योंकि तीनों की वैल्यूज़ तो मैग्नीट्यूड में बराबर ही हैं, डायरेक्शन तीनों का ऐसे इस डायरेक्शन में है कि इनका रिजल्टेंट का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो सबका एक दूसरे से कट जाएगा, इसलिए इसका रिजल्टेंट का वैल्यू 0 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे और तीनों के बीच का एंगल आप ले लीजिए। फिर इसको जो हमने बनाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला फार्मूला, उस वाले फार्मूले से इसको तीनों का रिजोल्यूशन निकाल के सबका जिस डायरेक्शन में आ रहा है थीटा ले लेके आप अगर वो करेंगे तो अपने आप आपका आ जाएगा आंसर इसका। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स में ये वाले क्वेश्चन। इसमें हमको सबसे पहले सीखना पड़ता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, और दूसरी बात फिर अगर वेक्टर आ रहा है तो वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे ऐड होता है, कैसे उसको रिजोल्यूशन करते हैं, और ये तीनों चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।